So hello guys, good evening to all. Today we will discuss about the pathophysiology. We'll start the pathophysiology according to unit number 1, 2, 3 and the sequence wise. या आपने अपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और उसके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए टू गेट ए न्यू वीडियो टाइम टू टाइम. थैंक यू सो मच. So now we will discuss about the general pathology. I made these notes for Bachelor of Pharmacy and Doctor of Pharmacy also to get easier in their external or their final sem exams. I hope you will enjoy and please comment how you will get my notes in benefits in your exam. So let's start. So basically the first unit is consist of cell injury. इसमें सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन आता है. सेल इंजरी क्या है? सेल इंजरी 3 टाइप की होती है. बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. अब ये माइल्ड क्या होता है? माइल्ड मीन्स एडेप्टेशन. एडेप्ट टू कवर अप, कोई चीज़ को कवर करना, उसे हम एडेप्टेशन बोलेंगे. मॉडरेट मीन्स इट्स अ रिवर्सिबल सेल इंजरी. अगर टाइम टू टाइम क्योर हो जाए, मेडिसिन ले ले तो हम इसे रिवर्सिबल कर सकते हैं. ये रिवर्सिबल है, फिर से क्योरेबल हो सकती है, इसमें नो डाउट. डॉक्टर के पास अगर आप सही टाइम पे पहुंच जाए तो इट इज़ ए क्योरेबल. एंड देयर आर सीवियर मीन्स irreversible cell injury that never gonna happen regular or never gonna happen be a normal. इसको इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कोई एक फेज़ है जिसको हम स्टार्ट फेज बोलेंगे. और ये एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे एंड होता है. ये एक सेल की लाइफ साइकिल समझ लीजिए. यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड हो जाता है, मीन्स उसका डेथ हो जाता है. अब कोई ऐसी इंजरी है जो सिर्फ यहाँ पे हुई है तो ये सेल जो है वो उसे एडेप्ट कर लेगा, उसको कवर करके उसको वहीं पे दफना देगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा और सेल क्योरेबल हो जाएगा. यहाँ पे मॉडरेट आता है. सी मॉडरेट सेल इंजरी अगर यहाँ तक पहुँची और डिटेक्ट हो जाती है देन दैट सेल इंजरी विल बी क्योरेबल. वो क्योर है, वो रिवर्स जा सकती है बैक टू नॉर्मल स्टेज एट स्टार्ट फेज, इसलिए उसको हम रिवर्सेबल सेल इंजरी कहते हैं. पर अगर एक बार सेल इंजरी यहाँ से आगे बढ़ गई, यहाँ से, तो वो रिवर्सेबल हो जाती है. वो बाद में डेथ होकर ही रहता है, वो वापस नॉर्मल स्टेट तक कभी नहीं पहुँच पाता, राइट. तो इसमें ऐसा ही है. तो हम स्टार्ट से पढ़ते हैं. लेट स्टार्ट एंड डिस्कस डिटेल अबाउट द माइल्ड, यानी कि हम एडेप्टेशन देखते हैं. एडेप्टेशन में क्या होता है? नॉर्मली एट्रोपी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया. एट्रोपी सिंपली मैं कहूँ नंबर और साइज बढ़ जाना. सेल का नंबर बढ़ता है और सेल का साइज बढ़ता है, इसे हम एट्रोपी बोलते हैं. देन हाइपरट्रोफी सेल साइज इंक्रीजेस, राइट. सेल की साइज बढ़ने लगती है, मतलब जो सेल्स होता है नॉर्मल साइज से वो बिगर होने लगते हैं. हाइपरप्लेजिया सेल के नंबर्स बढ़ाता है. देखो ये दोनों एक तरह से सिमिलर होते हैं, दोनों में ऑर्गन की साइज बढ़ती है, बट दोनों की डिफरेंस है. यहाँ पे सेल की साइज बढ़ रही है और यहाँ पे सेल के नंबर. यहाँ पे सेल की साइज बढ़ रही है, नंबर कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 2 सेल है, राइट. तो हाइपरट्रॉफी में ये 2 सेल ऐसे हो जाएंगे, पर ये 2 सेल है तो ये हाइपरप्लेजिया में रहेंगे, उतने नंबर बनेंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये बड़े नहीं होंगे. समझ में आया?
लास्ट में होता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया आपको समझने के लिए थोड़ा मतलब डायग्राम की ज़रूरत होगी, ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। मेटाप्लेजिया होता है वन एडल्ट सेल दैट कन्वर्ट्स इनटू अनदर एडल्ट स्टेज। मेटाप्लेजिया एक यही एडेप्टेशन होता है, अगर एक सेल को वो कंडीशन फेवरेबल ना हो तो वो अपने आप को दूसरे सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। और एक डिस्प्लेजिया होता है। डिस्प्लेजिया मीन्स वो सेल अनफंक्शन हो जाता है, वो अपना फंक्शन भूल जाता है कि मुझे क्या करना है। अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहा आपका एट्रोपी। एट्रोपी में जैसा कि मैंने बताया था नंबर बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम गिन सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल ये 1 2 3 और 4 ही है। एट्रोपी दैट डिक्रीज द नंबर एंड डिक्रीज द साइज, राइट। नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ओनली 4 नंबर उन दोनों में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में बढ़ता है, एट्रोपी में घटता है। समझ में आया? नंबर घट जाएंगे, साइज घट जाएगा, मतलब ये नॉर्मल ऑर्गन है और बाद में ऐसा हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, दो टाइप के एग्जाम्पल है। फिजियोलॉजिकल एट्रोपी, अब बॉडी के ऑर्गन के रिलेटेड नहीं है, बॉडी के पार्ट्स के रिलेटेड, इसलिए इसे हम फिजियोलॉजिकल बोलेंगे। जनरली सीन्स आर इन ओल्ड एज। ओल्ड एज पीपल में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बोन्स, राइट। बोन्स डैमेज हो जाएंगे और ब्रेन न्यूरोनल डैमेज होगा। ओल्ड एज पीपल में न्यूरॉन डैमेज होंगे और बोन्स वीकर होने लगेंगे, जिसे हम फिजियोलॉजिकल एट्रोपी बोलते हैं। सेकंड आता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में डिसयूज एट्रोपी, राइट। डिसयूज एट्रोपी हेमीप्लेजिया मीन्स हाफ बॉडी आर गेट पैरालाइज्ड। देन हाइपरट्रॉफी, बेसिकली हाइपरट्रॉफी में साइज इंक्रीज होती है। देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सेम है सेल्स के, बट द डिफरेंस आर द साइज आर गेट बिगर। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो एक्सरसाइज, राइट। जो लोग जिम में जाते हैं, जिम ट्रेनर, वो एक्सरसाइज करते हैं, उसके मसल्स ग्रो होते हुए इस तरह से होते हैं। उसके मसल्स के सेल्स हाइपरट्रॉफी करते हैं, जिससे उसके मसल्स बाहर आने लगते हैं, ग्रो अप हो जाते हैं। इसे डिसयूज एट्रोपी भी बोलते हैं। देन हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ जाते हैं। हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट दोनों सेल सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहा है, इस सेल थोड़ा बिगर है क्योंकि यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, राइट। नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक आ गए। हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ते हैं। अगर ये दोनों हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया आपको रिमाइंड कराए तो पैथोफिजियोलॉजी में एक डिजीज़ आती है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन होता है, बन तो रहा है पर कम बन रहा है। तो इंसुलिन के लिए बीटा सेल्स, पेनक्रियास के हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में, वो ये दो चीज़ परफॉर्म करते हैं। पहले वो हाइपरप्लेजिया करते हैं जिससे उस बीटा सेल्स के नंबर बढ़ जाए, और फिर वो नंबर बढ़ गए बीटा सेल्स, सारे सेल्स हाइपरट्रॉफी करते हैं, इससे उसकी साइज बढ़ जाए जिससे मोर इंसुलिन प्रोड्यूस हो सके। अगर हाइपरप्लेजिया, ये हाइपरप्लेजिया का एक एग्जांपल देखें तो लिवर डोनेशन। मान लीजिए लिवर है, यहाँ पर एक लोब है, लोब का डोनेशन, इसको लोबेक्टोमी कहते हैं। इट विल गेट रिजनरेटेड। कैसे? लिवर सेल्स है वो यहाँ से, जहाँ से ये ब्रेक हुआ था, वहाँ से हाइपरप्लेजिया परफॉर्म करते हैं। हाइपरप्लेजिया परफॉर्म करने के लिए वो सेल्स को डिवाइड करते हैं, राइट। सेल अगर डिवाइड हो जाएंगे तो ये लिवर जैसा था हमें वापस वैसा का वैसा मिल जाए। तो ये तो सब थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा समझदार है। मेटाप्लेजिया, जिसे मैंने कहा था वन एडल्ट सेल कन्वर्ट होता है अनदर एडल्ट सेल में। कैसे? देखिए मतलब मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में कंफ्यूज मत होइएगा। मेटाप्लेजिया एक लिविंग थिंग, लिविंग सेल्स से कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा लिविंग सेल ही बन रहा है। डिस्प्लेजिया में लिविंग सेल तो है
पर दूसरा लिविंग सेल नहीं बन रहा, वो डिसफंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब मेटाप्लेजिया की क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में, क्यों होता है मेटाप्लेजिया, और इसके लिए कोई तो रीज़न होगा। हाँ, इसके लिए भी रीज़न है, फॉर इंजरी प्रोटेक्शन। या सही सुना आपने, फॉर इंजरी प्रोटेक्शन। इंजरी की प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बॉडी को ज़्यादा इंजरी ना हो, हमारा सेल मेटाप्लेजिया करता है, यानी कि दूसरी चीज़ को अडेप्ट कर लेता है टू सेव आवर बॉडी और आवर ऑर्गन। लेट्स सी इट। सी द एग्जाम्पल्स आर स्मोकर्स। एज यू ऑल नो दिस स्मोक, राइट। ये स्मोक है, ये इट्स वेरी डेंजरस, and smoke are goes from respiratory tract. Into the respiratory tract, there are epithelial cells line. What is epithelium? Epithelial cells are covering layer of the trachea. ट्रेकिया में लेयर कवर करते हैं और वहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन करता है। This epithelial lining is made up of stratified columnar epithelium plus cilia. दो से बनते cilia for movement, और ये क्लीनिंग का वर्क करते हैं। अब स्मोक आता है, स्मोक को पास होने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, जबकि एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन, राइट। अब क्या होता है कि जैसे ये स्मोक आता है, जैसे कि क्रोनिक स्मोकर है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब एपिथेलियल सेल फ्रिक्शन को सहन नहीं कर पाता। फ्रिक्शन को सहन करने के लिए स्क्वैमस सेल चाहिए। अब ये स्क्वैमस तो है नहीं, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, सेल अडेप्ट करेगा। एपिथेलियल सेल है, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटेक्शन के लिए किसमें, स्क्वैमस में। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एपिथेलियल सेल था, वो स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर फ्रिक्शन को सहन करने के लिए वो एपिथेलियम में से स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल, GERD की किसी को प्रॉब्लम, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स मीन्स टू गो अगेन। इसमें एसिड होता है, वो रिफ्लक्स मतलब ऊपर आता है, जो फ्यूम्स और एसिड जो है वो, जैसा कि दिख रहे ईसोफेगस, राइट। इसमें स्क्वैमस सेल्स है। स्क्वैमस सेल्स की डायग्राम मैंने आपको ऊपर बताई है, ये स्क्वैमस सेल्स है। अब यहाँ पे स्पिंचर है जो क्लोज रहता है, ओपन तब होता है जब वो फूड और वाटर आए। यहाँ स्टमक वो कॉलमनार सेल से बना हुआ है। कॉलमनार किस लिए, क्योंकि हमने ऊपर ही कहा था एपिथेलियल वॉल है आर यूज्ड फॉर सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन के लिए, और यहाँ पे हमें म्यूकस सिक्रीट करना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस आता है इसके लिए गॉबलेट सेल्स के द्वारा, जिससे ये एसिडिक हमारा स्टमक इस एसिड से बच पाता है। अब होता क्या है इस डिजीज़ में, ये स्पिंचर जो है दिख रहा है आपको, स्पिंचर दिख रहा है, ये स्पिंचर लूज हो जाता है, राइट। ये स्पिंचर लूज हो जाता है जिसके कारण एसिड है वो ऊपर आता है, यहाँ पे आएगा। अब वो एसिड है जिसको स्क्वैमस सेल्स अगर फ्रिक्शन करनी हो तो काम आते हैं, उस एसिड से उस वॉल को बचा नहीं पाते। तब क्या होता है, हमारा बॉडी इस स्क्वैमस सेल्स में से, ईसोफेगस में स्क्वैमस सेल्स में से वो एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन, बिकॉज these epithelial cells are produce the mucus and mucus protects it from acid. So this is all about the mild. What understood? This is all about the mild